द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं वह दो सखियों का पत्रों द्वारा आपस में वार्तालाप है तथा 18वीं सदी में लिखी गई यह कहानी हर सदी के दाम्पत्य जीवन को रास्ता दिखाएगी। इस कहानी के माध्यम से मुंशी जी ने दाम्पत्य जीवन में सेवा और समर्पण का पक्ष उजागर किया है, जो कि आजकल के परिवार में नहीं देखा जाता और इसी के कारण परिवार टूट रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो सखियां। पत्र 1, लखनऊ, 1 जुलाई 1925। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बाहर रहती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या ये संभव नहीं है? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी भी ना देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़ियां पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में नहीं, वे उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डिफिल होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वे देख चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं। मध्य एशिया और चीन का तो ये विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा ना कर सके, उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूरा ज्ञान ना हो, जिसकी वे आलोचना ना कर सकते हों। और ये केवल किताबी आलोचना नहीं होती, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है। स्वतंत्रता के तो वह अनन्य उपासक हैं। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व ना करे। बहन, तुमसे क्या कहूँ कि प्रातःकाल उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मेरे चित्त की क्या दशा हो जाती है। यह उन पर न्योछावर होने के लिए विकल हो जाता है। ये मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी, उसमें और उनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे दिन रात यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझ में उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाए। जिन विषयों में उन्हें रुचि है, उनका अध्ययन आधी रात तक बैठी किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम मैंने कभी ना किया था। आईने कंघी से मुझे कभी उतना प्रेम ना था। सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय ना पा सकी तो बहन, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा। कदाचित प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर जाते हुए देख जब मेरी पड़ोसिन कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाएं। कल तो अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली और मुस्कुराई। वह उल्टा भी खीसे निकालने लगी। ईश्वर सारी विपत्तियां दे पर मिथ्या अभिमान ना दे। चुड़ैलों की सी तो आपकी सूरत है, पर अपने को अप्सरा समझती है। आप कविता करती हैं और कई पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छप भी गई हैं। बस आप जमीन पर पांव नहीं रखती। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुंह नोच लूं। खैरियत हुई कि दोनों में बातचीत ना हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आधे घंटे तक मैं उनसे ना बोल सकी। जैसे उनके शब्दों में वे जादू ही ना था, वाणी में वे रस ही ना था। तब से अब तक मेरे चित्त की व्यग्रता शांत नहीं हुई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। वही दृश्य आंखों के सामने बार बार आता था। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मंसूबे बांध चुकी हूँ। अगर ये भय ना होता कि विनोद मुझे ओछी और हल्की समझेंगे तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती। मैं संपूर्णतः उनकी होकर उन्हें संपूर्णतः अपना बनाना चाहती हूँ।
मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर ना देखूंगी। विनोद के मन में मेरे प्रति ये भाव क्यों नहीं है? चंदा, चंदा प्यारी बहन, 1 सप्ताह के लिए आजा। तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी ज़रूरत है। यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं 10-5 दिनों में या तो पारस हो जाऊंगी या मिट्टी। लो 7 बज गए और अभी बाल तक नहीं बनाए। विनोद के आने का समय है। अब विदा होती हूँ। कहीं आज फिर अभागिनी कुसुम अपने बरामदे में ना खड़ी हो। अभी से दिल काँप रहा है। कल तो ये सोचकर मन को समझाया था कि यूं ही सरल भाव से वे हंस पड़ी होगी। आज भी अगर वही दृश्य सामने आया तो उतनी आसानी से मन को न समझा सकूंगी। तुम्हारी पद्मा। पत्र 2, गोरखपुर, 5 जुलाई 1925। प्रिय पद्मा, भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि तो आई। मैंने तो समझा था शायद तुमने परलोक यात्रा कर ली है। यह उस निष्ठुरता का दंड ही है जो कुसुम तुम्हें दे रही है। 15 अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ और 1 जुलाई को आप खत लिखती हैं, पूरे 2.5 महीने बाद। वह भी कुसुम की कृपा से। जिस कुसुम को तुम कोस रही हो उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। वह दारुण दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में ना आ खड़ी होती तो तुम्हें क्यों मेरी याद आती। खैर, विनोद की तुमने जो तस्वीर खींची वे बहुत ही आकर्षक है और मैं ईश्वर से मना रही हूँ वे दिन जल्द आए कि मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं। मगर देखना कहीं सिविल मैरिज ना कर बैठना। विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो। हाँ, तुम्हें अख्तियार है जो सैकड़ों बेहुदा और व्यर्थ के कपड़े हैं उन्हें निकाल डालो। एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना। इसलिए नहीं कि वह तुमसे बात बात पर टके निकलवाए, बल्कि इसलिए कि वे देखता रहे कि वह सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब मुझसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुप्पी साधे बैठी रही। मेरे ही खानदान में इन 2.5 महीनों में 5 शादियां हुई। ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो कि 100 मेहमानों से कम रहे हों, और जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 500 तक पहुंच जाती थी। ये 5 लड़कियां मुझसे छोटी हैं और मेरा बस चलता तो अभी 3-4 साल तक ना बोलती, लेकिन मेरी सुनता कौन है। और विचार करने पर मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि माता पिता का लड़कियों के विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अगर माता पिता अकाल मर जाएं तो लड़की का विवाह कौन करे। भाइयों का क्या भरोसा। अगर पिता ने काफ़ी दौलत छोड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा साधारणतः होता है, पिता ऋण का भार छोड़ गए तो बहन भाइयों पर भार हो जाती है। यह भी अन्य कितने ही हिंदू रस्मों की भांति आर्थिक समस्या है, और जब तक हमारी आर्थिक दशा न सुधरेगी ये रस्म भी न मिटेगी। अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के 15वें दिन यह घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा। 2-4 महीने के लिए आऊंगी तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी हैं, अभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील हैं। सुनती हूँ कई गांव हैं, कई मकान हैं, अच्छी मर्यादा है। मैंने अभी तक वर को नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे पूछवाया था कि इच्छा हो तो वर को बुला दूं, पर मैंने कह दिया कोई ज़रूरत नहीं। कौन घर में बहू बने है तकदीर ही का सौदा। न पिताजी ही किसी के मन में बैठ सकते हैं, न मैं ही। अगर 2-1 बार देख ही लेती, नहीं मुलाकात ही कर लेती, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को परख लेते। ये किसी तरह संभव नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे का रंग रूप देख सकते हैं। इस विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम संयत नहीं। मेरे दोनों बड़े बहनोई सौंदर्य के पुतले ना हों, पर कोई रमणी उनसे घृणा नहीं कर सकती। मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं। मेरे पिताजी मेरे ही साथ क्यों अन्याय करेंगे। यह मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा कौन समाज है जिसमें दुखी परिवार ना हो। और फिर हमेशा पुरुषों ही का दोष तो नहीं होता।
बहुधा स्त्रियां ही विष का गांठ होती हैं। मैं तो विवाह को सेवा और त्याग का व्रत समझती हूँ और इसी भाव से उसका अभिवादन करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर 20 जुलाई तक तुम 2 दिन के लिए आ सको तो मुझे जिला लो। ज्यों जो इस व्रत का दिन निकट आ रहा है, मुझे एक अज्ञात शंका हो रही है। मगर तुम खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगी? जरूर आना बहन। तुम्हारी चंदा। पत्र 3, मसूरी, 5 अगस्त 1925। प्यारी चंदा, सैकड़ों बातें लिखनी है, किस क्रम से शुरू करूं समझ में नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी। मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में ना जाऊं, मगर उसके ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुधी न रही। वे प्रेम के अंतस्थल से निकले हुए उष्ण, आवेश में और कंपित शब्द अभी तक कानों में गूंज रहे हैं। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा, विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहता है। तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगी। मैं रोने लगी, कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आए, पर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है। मैं कुछ निराश हो चली थी। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित नए आभूषणों से सजी रहती, और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं माननी तो हूँ ही। सोचा, जब उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इनके लिए अपना सिर खपाऊं। दूसरे दिन वे सवेरे आए तो मैंने कहला दिया, तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी, साफ कह दूंगी, अब आप ना आया कीजिए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिणी नहीं। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में आई और विनोद के सातृष्ण नेत्र देखे, प्रबल उत्कंठा में कांपते हुए होठ। बहन, उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी न दिया, मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। 1 सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम। यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें ना ईर्ष्या है ना तृष्णा। सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग और काट छाट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा छा गया। उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं 2 भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विहार यात्रा की तैयारी पहले ही से हो चुकी थी। प्रातःकाल हम मसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी, पर ना जाने क्यों वे राजी ना हुई। मसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। शामवड़ मेघमालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रहा है। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंद में जीवन की शायद कल्पना भी न कर सकोगी।
सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया। डांडी तैयार है, 9 बजते बजते सैर करने निकल गए। किसी जल प्रताप के किनारे जा बैठे। वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं। 11 बजते बजते लौटे, भोजन किया। मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ, तब तो वे झूमने ही लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहाँ से लौटकर शयन करते हैं। न सांस की घुड़कियाँ हैं, न नंदों की कानाफूसी, न जिठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है। फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ है? प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं? मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी शंका क्यों होती है। अरे ये लो, 5 बज गए। विनोद तैयार है, आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूली ही जा रही थी, अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं? रंग रूप कैसा है? ससुराल गई या अभी मैके में ही हो? ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी। घर, कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठाकर खूब मुंह देखा होगा। खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखे कब फिर मुलाकात होती है। तुम्हारी पद्मा। पत्र 4, गोरखपुर, 1 सितंबर 1925। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे ना आने ही से मैं समझ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए, मगर यह न समझी थी कि तुम मसूरी पहुंच गई। अब उस आमोद प्रमोद में भला गरीब चंदा क्यों याद आने लगी? अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के लिए नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुमने अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो। मैं लोक लाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा, अब मेरी बीती सुनो। दान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब है नहीं। पिताजी ने बड़ा ही उदार हृदय पाया है, खूब दिल खोल कर दिया होगा। मगर द्वार पर बारात आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कितनी उत्कंठा थी वे दर्शन की, पर देखूं कैसे? कुल की नाक ना कट जाएगी। द्वार पर बारात आई, सारा जमाना वर को घेरे हुए था। मैंने सोचा छत पर से देखूं। छत पर गई, पर वहां से भी कुछ ना दिखाई दिया। हाँ, इस अपराध के लिए अम्मा जी की घुड़कियां सुननी पड़ी। मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, उसका दोष मेरी शिक्षा के माथे मढ़ा जाता है। पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं, मगर किस किस का मुंह पकड़े। द्वार 4 तो यूं गुजरा और भावरों की तैयारियां होने लगी। चनवासे से गहनों और कपड़ों का थाल आया। बहन, सारा घर, स्त्री पुरुष, सब उस पर कुछ इस तरह टूटे मानो इन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। कोई कहता है कंठा तो लाए ही नहीं, कोई हार के नाम को रोता है। अम्मा जी तो सचमुच रोने लगी, मानो मैं डुबा दी गई। वर पक्ष वालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी, मगर मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में कोई बात करता था तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती। मालूम हुआ दुबले पतले आदमी हैं, रंग सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हंसमुख है। इन सूचनाओं से दर्शनोत्कंठा और भी प्रबल होती थी। भावरों का मुहूर्त ज्यों ज्यों समीप आता था, मेरा चित्त व्यग्र होता जाता। अब तक यद्यपि मैंने उनकी झलक भी न देखी थी, पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव हो रहा था। इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दुश्मनों को कुछ हो गया है तो मैं बावली हो जाती। अभी तक मेरा उनसे साक्षात नहीं हुआ है, मैंने उनकी बोली तक नहीं सुनी, लेकिन संसार का सबसे रूपवान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। अब वही मेरे सर्वस्व हैं। आधी रात के बाद भावरे हुई। सामने हवन कुंड था, दोनों ओर विप्रगण बैठे हुए थे। दीपक चल रहा था, कुल देवता की मूर्ति रखी हुई थी।
वेद मंत्र का पाठ हो रहा था। उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच देवता विराजमान है। अग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवत्व की ज्योति से प्रदीप्त जान पड़ते थे। मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला। मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया तो ये कोरी रस्म की पाबंदी ना थी। मैं अग्निदेव को अपने सम्मुख मूर्तिवान स्वर्गीय आभा से तेजोमय देख रही थी। आखिर भावरे भी समाप्त हो गई, पर पतिदेव के दर्शन न हुए। अब अंतिम आशा यह थी कि प्रातःकाल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे उस समय देखूंगी। तब उनके सिर पर मोरना होगा। सखियों के साथ मैं भी जा बैठूंगी और खूब जी भरकर देखूंगी। पर क्या मालूम था कि विधि कुछ और ही कुचक्र रच रही है। प्रातःकाल देखती हूँ तो जनवासे के खेमे उखड़ रहे हैं। बात कुछ ना थी, बारातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था वे काफ़ी ना था। शायद घी भी खराब था। मेरे पिताजी को तुम जानती ही हो, कभी किसी से दबे नहीं, जहाँ रहे शेर बनकर रहे। बोले, जाते हैं तो जाने दो, मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। कन्या पक्ष का धर्म है बारातियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार का यह अर्थ नहीं कि धमकी और रोब से काम लिया जाए। मानो किसी अफसर का पड़ाव हो। अगर वे अपने लड़के की शादी कर सकते हैं तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कर सकता हूँ। बारात चली गई और मैं पति के दर्शन न कर सकी। सारे शहर में हलचल मच गई। विरोधियों को हंसने का अवसर मिला। पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था, वह सब खराब हो गया। घर में जिसे देखिए मेरी ससुराल की निंदा कर रहा है। उज्जड़ है, लोभी है, बदमाश है। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, लेकिन पति के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। एक दिन अम्मा जी बोली, लड़का भी बेसमझ है, दूध पीता बच्चा नहीं, कानून पढ़ता है, मूंछ दाढ़ी आ गई है। उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मगर वह भी भीगी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी। कुछ बोली तो नहीं, पर अम्मा जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं। मैं तुम्ही से पूछती हूँ बहन, जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी उसमें उनका क्या धर्म था? अगर वे अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना ना मानते तो उनका अपमान ना होता। उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित था, मगर मुझे विश्वास है कि जरा मामला ठंडा होने पर वे आएंगे। मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूँ। डाकिया चिट्ठियाँ लाता है तो दिल में धड़कन होने लगती है। शायद उनका पत्र भी हो। जी में बार बार आता है क्यों ना मैं ही एक खत लिखूं, मगर संकोच में पड़कर रह जाती हूँ। शायद मैं कभी ना लिख सकूंगी। मान नहीं है, केवल संकोच है। पर हाँ, अगर 10-5 दिन और उनका पत्र ना आया या वे खुद ना आए तो संकोच मान का रूप धारण कर लेगा। क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए। क्या मेरी इतनी खातिर भी ना करोगी? मगर ईश्वर के लिए उस खत में कहीं यह ना लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है। क्षमा करना ऐसी भद्दी गलती की। तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, मगर मैं समझदार थी ही कब। तुम्हारी चंदा। पत्र 5, मसूरी, 20 सितंबर 1925। प्यारी चंदा, मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था। उसका जवाब भी मिल गया। शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। पुराने ख्याल के आदमी हैं। मेरी तो उनसे एक दिन भी ना निभती। हाँ, तुमसे निभ जाएगी। यदि मेरे पति ने मेरे साथ ये बर्ताव किया होता, आकारण मुझसे रूठे होते, तो मैं जिंदगी भर उनकी सूरत ना देखती। अगर कभी आते भी तो कुत्तों की तरह दुत्कार देती। पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का है। माता पिता को खुश रखने के लिए वह स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा घृणित व्यवहार किया। पुराने ख्याल वालों का गजब का कलेजा है जो ऐसी बातें सहते हैं। देखा उस प्रथा का फल, जिसकी तारीफ करते तुम्हारी जबान नहीं थकती। वह दीवार सड़ गई। टीप टाप करने से काम न चलेगा। उसकी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की जरूरत है। अच्छा,
अब कुछ मेरी भी कथा सुन लो। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसी मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए इन्होंने सारा स्वांग भरा था। मोटर मांगे की थी। बंगले का किराया अभी तक नहीं दिया गया। फर्नीचर किराए के थे। ये सच है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया, कभी अपनी दौलत की डींग नहीं मारी, लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों को अनुमान हो कि ये कोई बड़े धनी आदमी है, इस प्रकार का धोखा ही है। यह स्वांग इसीलिए भरा गया था कि कोई शिकार फंस जाए। अब देखती हूँ कि विनोद मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने का प्रयत्न किया करते हैं। अपने खत मुझे नहीं देखने देते। कोई मिलने आता है तो चौंक पड़ते हैं। घबराई हुई आवाज में बैरा से पूछते हैं, कौन है? तुम जानती हो मैं धन की लौंडी नहीं। मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ, जिसमें पुरुषार्थ है, प्रतिभा है। वे आज नहीं तो कल अवश्य ही धनवान होकर रहेगा। मैं इस कपट लीला से जलती हूँ। अगर विनोद मुझसे अपनी कठिनाइयाँ कह दे तो मैं उनके साथ सहानुभूति करूँगी। उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करूँगी। यो मुझसे पर्दा करके यह मेरी सहानुभूति और सहयोग ही से हाथ नहीं धोते, मेरे मन में अविश्वास, द्वेष और क्षोभ का बीज बोते हैं। ये चिंता मुझे मारे डालती है। अगर इन्होंने अपनी दशा साफ साफ बता दी होती तो मैं यहाँ मसूरी आती ही क्यों? लखनऊ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती कि आदमी पागल हो जाए। यूं हजारों रुपयों पर क्यों पानी पड़ता? सबसे कठिन समस्या जीविका की है। कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भेज रखे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शायद इस महीने के अंत तक कहीं जगह मिल जाए। पहले 3 बार 100 मिलेंगे। समझ में नहीं आता कैसे काम चलेगा। 150 रुपये तो पापा मेरे कॉलेज का खर्च देते थे। अगर 10-5 महीने जगह ना मिली तो ये क्या करेंगे? ये फिक्र और भी खाए डालती है। मुश्किल यही है कि विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते तो सारी गुत्थियां सुलझ जाती, मगर शायद ये मुझे इस योग्य ही नहीं समझते। शायद इनका ख्याल है कि मैं केवल रेशम की गुड़िया हूँ, जिसे भांति भांति के आभूषणों, सुगंधों और रेशमी वस्त्रों से सजाना ही काफी है। थिएटर में कोई नया तमाशा होने वाला होता है, दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो, कोई खेल हो, कहीं सैर करना हो, उसकी शुभ सूचना मुझे अविलंब ही दी जाती है, और बड़ी प्रसन्नता के साथ, मानो मैं रात दिन विनोद और क्रीड़ा और विलास में मग्न रहना चाहती हूँ। मानो मेरे हृदय में गंभीर अंश है ही नहीं। यह मेरा अपमान है, घोर अपमान, जिसे मैं अब नहीं सह सकती। मैं अपने संपूर्ण अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ। बस इस वक्त इतना ही। बाकी फिर अपने यहाँ का हाल हवाल विस्तार से लिखना। मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है। देखो हम दोनों के डोंगे कहाँ लगते हैं। तुम अपनी स्वदेशी 5000 वर्षों की पुरानी जर्जर नौका पर बैठी हो, मैं नए दुर्तगामी मोटर बोट पर। अवसर, विज्ञान और उद्योग मेरे साथ है, लेकिन कोई देवी विपत्ति आ जाए तब भी इसी मोटर बोट पर डूबूंगी। साल में लाखों आदमी रेल की टक्करों से मर जाते हैं, पर कोई बैलगाड़ियों पर यात्रा नहीं करता। रेलों का विस्तार बढ़ता ही जाता है। बस तुम्हारी पद्मा। पत्र 6, गोरखपुर, 25 सितंबर 1925। प्यारी पद्मा, कल तुम्हारा खत मिला, आज जवाब लिख रही हूँ। एक तुम हो कि महीनों रटाती हो। इस विषय में तुम्हें मुझसे उपदेश लेना चाहिए। विनोद बाबू पर तुम व्यर्थ ही आक्षेप लगा रही हो। तुमने क्यों पहले ही उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की? बस एक सुंदर, रसिक, शिष्ट, वाणी मधुर युवक देखा और फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से, रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम में गंभीर अंश भी है। फिर देखूं कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं। और बहन, यह तो मानवीय स्वभाव है। सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझें। इस स्वांग को अंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है, और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल समझा जाता है। जिस युग में धन ही सर्व प्रधान हो, मर्यादा, कीर्ति, यश, यहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके, उस युग में स्वांग भरना एक लाजमी बात हो जाती है। अधिकार योग्यता का मुंह ताकते हैं। यही समझ लो
कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है। योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया। इन ज्ञानोपदेश के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उसके 5वें ही दिन स्वामी का कृपा पात्र मुझे मिला। बहन, वे खत पाकर मुझे कितनी खुशी हुई इसका तुम अनुमान कर सकती हो। मालूम होता था अंधे को आंखें मिल गई हैं। कभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे जाती थी, सारे में खलबली पड़ गई। तुम्हें वे पत्र अत्यंत निराशाजनक जान पड़ता। मेरे लिए वे संजीवन मंत्र था, आशा दीपक था। प्राणेश ने बारातियों की उद्दंडता पर खेद प्रकट किया था, पर बड़ों के सामने वे जबान कैसे खोल सकते थे। फिर जनातियों ने भी परातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था वैसा नहीं किया। अंत में लिखा था, प्रिय, तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठा है, लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता पिता का रुख ना पाऊं तब तक आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाएं, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कपूत कहलाऊं, पिता के कोप का भागी बनूं, घर छोड़ना पड़े, पर अपनी दूसरी शादी ना करूँगा। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ मामला इतना तूल ना खींचेगा। ये लोग थोड़े दिनों में नर्म पड़ जाएंगे और तब मैं आऊँगा और अपनी हृदयेश्वरी को आंखों पर बिठा कर ले जाऊँगा। बस अब मैं संतुष्ट हूँ बहन, मुझे और कुछ ना चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, इससे अधिक और वे कर क्या सकते हैं। प्रियतम, तुम्हारी चंदा सहज तुम्हारी रहेगी। तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी, उसे बिसारना मत। बहन, आंखों में आंसू भर आते हैं, अब नहीं लिखा जाता, जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।